हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि मिड टर्म और नीट की प्रिपरेशन को साथ में कैसे बैलेंस करके चलना है, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्या-क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने चाहिए अगर आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो कि मिड टर्म और नीट की प्रिपरेशन दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई वेटेज के होते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे-पूरे चैप्टर्स को रिवाइज़ कर सको, है ना? या आपने नहीं पढ़ा पहले, कोई ऐसा चैप्टर भी होता है ना, तो मैं आज उसकी बायो के ऊपर सबसे पहले मैं लेके आई हूँ कि जो मैंने उस वीडियो में चैप्टर्स कवर किए थे, उसके आगे जो सब टॉपिक्स होते हैं वो कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मिड टर्म के लिए और नीट के लिए पढ़ने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई वेटेज के होते हैं। आज सबसे पहले मैं बायो के लेके आई हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी लेके आऊँगी। आज की वीडियो बायो के ऊपर है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम क्लास 11 की सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके अंदर जो एस फेस होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेल साइकिल के जो चेक पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाफेज और एनाफेज में जितने भी इवेंट्स डायग्राम्स वगैरह हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मियोसिस इम्पोर्टेंट है। मियोसिस में जो प्रोफेज 1 होता है वो इम्पोर्टेंट है, और पेकाइटिन जो होता है प्रोफेज 1 के अंदर जो पेकाइटिन स्टेज होता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है उस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आप कोई भी आंसर लिखोगे आपको उसका डायग्राम बनाना ही बनाना है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम्स हैं और आपको बहुत अच्छे से बनाने हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स, इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स, और चारों तरीके के, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, क्वाटरनरी है, सबके आपको स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस प्रोटीन्स के पता होने चाहिए। एंजाइम एक्टिविटी, फैक्टर्स विच आर इफेक्टिंग द एक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनिमल किंगडम में बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम, सेगमेंटेशन, जर्म लेयर, है ना, ये तो हम शुरू में ही पढ़ लेते हैं। तो इनमें से ना ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है इस वाले पार्ट से। इससे जो 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत सारे बन जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। फाइलम कॉर्डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफ स्पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया। इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस वगैरह आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, आपको 1 मार्कर्स में आ जाएगा या 2 मार्कर्स में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेमाटोडा वर्सेस एनालेडा वर्सेस आर्थ्रोपोडा। वही मैं बता रही हूँ कि आपको ये जो सारे हैं इनमें आपको डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है 1 मार्कर्स में एंड डिफरेंसेस, इनमें मेरे को इससे उम्मीद नहीं है कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस 1 मार्कर्स के और डिफरेंसेस के बन जाते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें जितनी भी रूट मॉडिफिकेशंस वगैरह थी उन सब के बारे में, स्टेम मॉडिफिकेशंस के बारे में, और इन्फ्लोरेसेंस एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, चाहे वो रेसमोस वर्सेस साइमोस हो, इनमें डिफरेंस बहुत आता है। एक्टिनोमॉर्फिक वर्सेस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। और बाकी रूट मॉडिफिकेशंस एंड स्टेम मॉडिफिकेशंस में से आते हैं क्वेश्चन। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो इसमें मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस, ये जो कुछ मैकेनिज्म 5 स्टेप जो थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ये जो मैं लिस्ट आपके पास टॉपिक्स की लेके आई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी लिख दिया है। मैंने 7 to 8 ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करा है, और हर पेपर में, चाहे वो 1 मार्कर्स हो, चाहे वो 3 मार्कर्स हो, चाहे 5 मार्कर्स हो, मैंने हर एक टॉपिक को देखा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही वाले टॉपिक्स लिखे हैं जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं। और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये वाला जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये मुझे ऑलमोस्ट हर पेपर में क्वेश्चन मिला है 5 मार्क्स में, बिल्कुल मिस मत करके जाना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते ही आते हैं, 3 में से 2 तो आते ही आते हैं, तो इनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मॉर्फोलॉजी में भी रेसमोस, साइमोस, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स का डिफरेंस 99% आएगा ही आएगा पेपर में। क्लास 12 की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड ओव्यूल है, डबल फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड ओव्यूल तो आपको डायग्राम वगैरह में आएगा, बट डबल फर्टिलाइजेशन पूरा एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होती है, साथ में डायग्राम भी बनाना होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट फॉर्मेशन, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लगता सिंपल सा है कि अरे बहुत सिंपल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस भी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की बहुत हाई वेटेज होती है नीट और इसमें मिड टर्म, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें बहुत भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, वॉटसन क्रिक क्रिक मॉडल, ये बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, मिसेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट, ये तो मैं बीएससी कर रही हूँ, मेरे पेपर में लास्ट सेमेस्टर में ये दोनों क्वेश्चन आए थे। ये वॉटसन क्रिक मॉडल भी आया था और ये मिसेल्सन स्टाइल एक्सपेरिमेंट भी आया था। सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, ये सारे तीनों क्वेश्चन मेरे पेपर में, मेरे बीएससी में भी आए हुए हैं। तो नीट और क्लास 12th के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल मिस नहीं करना। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में डिफरेंस ज़्यादातर आता है, और अगर आपको वैसे शॉर्ट नोट आए तो वो बहुत हाई वेटेज का आता है, 5 मार्क्स वगैरह का आता है। बाकी डिफरेंस भी इसमें बहुत आ जाता है। जेनेटिक कोड के बारे में, टीआरएनए के बारे में, प्रोटीन सिंथेसिस के स्टेप्स, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑपेरॉन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं ना, ये सारे बैरियर, हार्मोनल, सर्जिकल, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। उसके बाद जितनी भी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज है, आईवीएफ, आईसीएसआई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज, एड्स वगैरह, गोनोरिया, साइफिलिस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोल्यूशन में डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% पेपर में आने वाला है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, होमोजीनस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन्स, फॉसिल्स, ये भी आ जाता है, ये डिफरेंस आता है मेनली। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके अंदर जो माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स थे, एंटीबायोटिक्स, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 मार्कर्स में ज्यादातर आता है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोगैस प्रोडक्शन, ये वाला क्वेश्चन 3 या 5 मार्कर्स किसी में भी आ सकता है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, ये भी 3 या 5 मार्क्स में किसी में भी आ सकता है। तो यही चैप्टर्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर अप किए थे, और मैंने उसमें भी आपको बताया था कि मैंने हर बच्चे को एज्यूम करके ये सोचा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या चैप्टर्स आ सकते हैं, बिकॉज हर स्कूल का अलग होता है कि कोई बाद वाले चैप्टर्स पहले करा देते हैं, कोई पहले से ही शुरू करते हैं। तो जो मुझे कॉमन चैप्टर्स लगे वो मैंने कवर अप किए हैं। अगर कोई ऐसा चैप्टर है आपका नहीं कवर हुआ है इसमें, आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं आपको उस चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बता दूंगी, और उसमें डिफरेंस ज़्यादा आता है या उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, मैं सब आपको बता दूंगी। तो अगर आपको जो भी आपके चैप्टर्स मिस हो रहे होंगे, आप मुझे कमेंट्स में लिख देना। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी मैं बहुत जल्दी डालूंगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मिड टर्म एंड एज वेल एज फॉर नीट, उसकी भी बहुत जल्दी वीडियो आएगी। तो ऐसी पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।